मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमने पूर्व के वीडियो में अरस्तु के जन्म, उसकी पुस्तकें, अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ और अरस्तु को प्रथम राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है अथवा अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको हमने बताया था। आज के वीडियो में हम अरस्तु का राज्य संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे, आपको इसका विस्तार से बताएंगे। अरस्तु की जो प्रमुख पुस्तक थी पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राज्य संबंधी सिद्धांतों का विस्तार से और भारी सूक्ष्मता के आधार पर वर्णन किया है। उसने राज्य के स्वरूप, प्रकृति, जन्म और लक्ष्यों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति व विकास कैसे हुआ है, कैसे राज्य की उत्पत्ति हुई और विकास हुआ। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। उसका मत था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, यह कोई दैवीय शक्ति के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं हुआ। राज्य का विकास कैसा हुआ है? कर्मिक रूप से हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है स्टेट का। वह एक स्वाभाविक संस्था है, उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है, वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है, अर्थात वह राज्य को सर्वोपरि मानता है। अरस्तु ने दो तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, वह मानता है, कौन? अरस्तु, कि प्रत्येक राज्य प्रकृतिजन्य है, क्योंकि राज्य उन समस्त समुदाय का पूर्ण रूप है जो प्रकृतिजन्य है। अरस्तु का मत है केवल जीवन मात्र ही आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए राज्य कायम रहता है। अर्थात व्यक्ति का जो अच्छा जीवन कैसे हो, व्यक्ति के जीवन को कैसे बेहतरीन बनाया जा सकते, इसके लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। राज्य के संपूर्ण प्राकृतिक समुदायों का विकसित स्वरूप राज्य है। व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक समुदाय का विकसित स्वरूप राज्य है। दूसरा तर्क प्रस्तुत किया अरस्तु ने कि अरस्तु के राज्य का उद्देश्य एवं लक्ष्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। इसे जीवन का महानतम लक्ष्य कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की उपलब्धि का साधन राज्य है। अरस्तु के शब्दों में, जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में, राज्य कुलों अर्थात परिवारों, ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। राज्य के विकास का स्वरूप अरस्तु के अनुसार राज्य एक सावयव जीवधारी के समान है। अतः जिस प्रकार एक सावयव जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। अर्थात जैसे शरीर के सब जो अंग होते हैं वो सावयव होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार राज्य के अंग भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उसी प्रकार राज्य के अंगों का भी विकास होता है। जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास स्वाभाविक तरीके से होता है। शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये अंग है, कौन कौन से अंग होते हैं? जैसे शरीर के अंदर आँख होती है, कान होते हैं, नाक होती है, मुंह होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। उसी प्रकार राज्य के भी अंग होते हैं और वो अंग है व्यक्ति और उनकी संस्थाएं। संस्थाएं कौन कौन सी? परिवार है, ग्राम है, ये सब संस्थाएं। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करने आवश्यक है। ये राज्य का सावयवी स्वरूप अरस्तु के द्वारा बताया गया है।
अरस्तु के अनुसार राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उसके गुण हैं। तो सबसे पहला जो गुण अरस्तु बताता है वह है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। वह कहता है कि राज्य स्वाभाविक है और इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता होता है या पशु होता है। अर्थात राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और प्रकृति जन्य इसका विकास हुआ है। दूसरी विशेषता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अर्थात पहले राज्य आया है, उसके बाद में व्यक्ति आया है। राज्य मनुष्य प्राथमिक है, अर्थात पहले है। उसका कहना है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका है। साइकोलॉजिकल रूप से और मानसिक रूप से, अर्थात मानसिक रूप से राज्य का पहले विकास हुआ है, पहले जन्म हुआ है, उसके बाद व्यक्ति का जन्म हुआ है। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, जबकि प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। समय की दृष्टि से पहले कौन है? परिवार है। और प्रकृति की दृष्टि से सबसे पहले कौन है? स्टेट है, राज्य है। तीसरी वो विशेषता है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य केवल समुदाय का समुदाय ही नहीं है, वरन सर्वोच्च समुदाय भी है। इससे बड़ा कोई समुदाय नहीं है। सभी समुदाय का ये सर्वोच्च रूप है। सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है। राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका अधिकतम विकास करता है। अर्थात राज्य से बड़ी कोई भी संस्था नहीं है और व्यक्ति के जितने भी आवश्यकताओं की पूर्ति है उसका एकमात्र अगर कोई सोर्स है तो वो राज्य ही होता है। चौथी विशेष, राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को शुभ और सुखी बनाने का अवसर प्रदान करता है। सुखी बनाता है जीवन को और शुभ बनाता है। कौन बनाता है? राज्य बनाता है। राज्य का स्वरूप कैसा है? जैविक है। चौथी विशेषता है राज्य का स्वरूप जैविक अथवा आंगिक है। जैसे अंगों का होता है और जैविक होता है, वैसे ही इसका राज्य का स्वरूप होता है। अरस्तु राज्य को समुदाय का समुदाय कहता है। तब उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक तत्व परिलक्षित होता है। उसने कहा है, जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य का स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है। पांचवी विशेषता है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के शब्दों में आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक होता है। अर्थात राज्य व्यक्ति को कैसे बनाता है? आत्मनिर्भर बनाता है। राज्य स्वयं भी एक आत्मनिर्भर संगठन है। छठी विशेषता है कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की भांति नगर राज्य सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। अरस्तु का ये नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों एवं पूर्णता में एक साझेदारी है। अरस्तु के अनुसार सातवीं विशेषता यह है कि राज्य विविधता में एकता रखता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप उसकी विविधता में एकता है। उसका निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है। जिस प्रकार जो मधुर संगीत की सृष्टि विभिन्न रागों और तालों के समन्वय से होती है, उस जैसे किसी पर कोई पेंटिंग बनाई जाती है तो उसमें विभिन्न कलरों को और बैकग्राउंड दिया जाता है और एक अच्छी पेंटिंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है। एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करना होता है। अर्थात विविधता में एकता राज्य में पाई जाती है।
8वां इसका विशेषता है कि राज्य एक कर्मिक विकास है। अरस्तु के अनुसार राज्य का विकास एकाएक नहीं हुआ है, बल्कि सस्टेनेबल हुआ है, धीरे धीरे हुआ, कर्मिक रूप से हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार स्वाभाविक जीवधारी का होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है, अंगों के अनुसार हुआ है। व्यक्ति, परिवार, ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं और ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका कर्मिक विकास होता रहता है। अर्थात सस्टेनेबल डेवलप्ड राज्य का हुआ है, कर्मिक रूप से हुआ है, कोई दैवीय या कोई सामाजिक समझौते के आधार पर नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? कर्मिकता के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है। 9वीं जो विशेषता है वो ये है कि राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य मानवीय समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य मानव सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। ये मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। तभी तो अरस्तु कहता है राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास करना है। लोगों का पॉजिटिव रूप से डेवलपमेंट करना राज्य का एक मौलिक गुण है। 10वीं विशेषता यह है कि संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन होने से राज्य में परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात संविधान के रूप में हम राज्य को परिभाषित कर सकते हैं। और लास्ट विशेषता है, इसकी 11वीं विशेषता है, राज्य और शासन में भेद होता है। अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट रूप से भेद किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहीं शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथों में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता होती है। तो ये दोनों में अंतर करता है, राज्य और शासन में। अरस्तु लिखता है शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। धन्यवाद।